कलश हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में कलश को सौभाग्य का प्रतीक बताया गया है। कहीं भी शुभ कार्य हों, आध्यात्मिक कार्य हों, वहाँ कलश देवता की स्थापना प्रारंभ में होती है और उनके माध्यम से देव शक्तियों का आवाहन होता है। दैवीय शक्तियों का वास कलश में होता है। सो साथियों, उसी सौभाग्य को अपने शीश पर धारण कर आप सभी माताओं के द्वारा और भाइयों के द्वारा कलश यात्रा संपन्न हुई। निस्संदेह ये यात्रा हमारे जीवन यात्रा में भी समाहित हो सके, उसके लिए कलश के मर्म को हमें समझने की आवश्यकता है। और आज की चर्चा को हम सभी यहीं से प्रारंभ करते हैं। यदि गहराई से चिंतन करके देखा जाए तो साथियों, कलश धातु का, मिट्टी का बनाया जाता है और ये मिट्टी का कलश मिट्टी के शरीर का प्रतीक है। इसको तन का ही प्रतीक मानना चाहिए। कलश के ऊपर जो हम सभी नारियल रखते हैं, वो नारियल हमारे मस्तिष्क का प्रतीक है। और कलश के भीतर जल और जल में मंगल द्रव्य जो हम सभी मिलाते हैं, वो सभी मंगल द्रव्य, देवताओं का आवाहन, पूजन, ये सब क्रम जब संपन्न हो जाता है तो उस कलश में एक चेतना, एक प्राण का संचार हो जाता है। बिना प्राण के देह भी शव है, पर उस शव में अगर प्राण का संचरण हो जाए, अगर कोई चेतना प्रवेश कर जाए, तो वो देह मात्र देह नहीं रह जाती, बल्कि देवालय बन जाती है। वो शरीर फिर शव नहीं होता, वो शरीर जीवंत हो जाता है, जागृत हो जाता है। उसी प्रकार ये कलश भी तन का, मस्तिष्क का और चेतना का प्रतीक है। इसको और गहराई से अनुभव करने की आवश्यकता है। यदि हम विचार करके देखें तो किसी भी कलश का निर्माण पंच तत्व से ही होता है और उन्हीं पंच तत्वों से भी हमारा शरीर विनिर्मित है। मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, अंतरिक्ष। कलश में ये पांचों चीजें हमें मिलती हैं। मिट्टी में जब तक जल न मिले तब तक वो आकार कैसे लेगा? और जल से मिली हुई मिट्टी का जब कुम्हार एक आकार प्रदान कर देता है तो फिर उसे वायु में सूखने के लिए छोड़ देता है। सो मिट्टी और जल के साथ उसमें वायु का भी बड़ा योगदान रहता है। केवल वायु से ही वो परिपक्व नहीं हो जाता, बल्कि उसे और अधिक परिपक्व करने के लिए अग्नि में पकाया जाता है। सो अग्नि तत्व भी कलश में सम्मिलित होता है। और जब अग्नि में परिपक्व होकर के वो कलश निकलता है तो फिर उसे अंतरिक्ष के नीचे कुछ पल के लिए तैयार करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस तरीके से 5 के 5 तत्व कलश में विद्यमान हैं और इन्हीं 5 तत्वों से हमारा ये शरीर बना है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि कलश के पूजन से पहले हम लोग कलश के ऊपर, आप देख रहे होंगे, पंच पल्लव रखे जाते हैं। ये पंच पल्लव हम सबके भीतर विद्यमान पंच कर्मेंद्रियों के प्रतीक हैं। मनुष्य की 5 कर्मेंद्रियां हैं: हाथ, पैर, मुंह, गुदा, लिंग। इन 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा ही मनुष्य कोई भी कर्म कर पाता है, कोई भी क्रिया कर पाता है। सो कलश के ऊपर विद्यमान पंच पल्लव
ये पंच कर्मेंद्रियों के प्रतीक हैं। और कलश के भीतर शास्त्र के अनुसार पंचरत्न के स्थापित करने की परंपरा रही है। उन्हीं पंचरत्नों को वास्तव में पंच ज्ञानेंद्रियों का प्रतीक बताया गया है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां मिला करके ये 10 इंद्रियां बनती हैं जिनके द्वारा मनुष्य कर्म करता है। तो पंच पल्लव पंच कर्मेंद्रियों के प्रतीक हैं और उसमें जो पंचरत्न डाले जाते हैं, ये पंचरत्न कनकम कुलिशम नीलम पद्मरागम चमौक्तिकम एतानि पंचरत्नानि कलशे प्रक्षमाम्यहम। कलश में पंचरत्न का विधान है। उसी पंचरत्न के प्रतीक के रूप में हम लोग सिक्का डालते हैं कि वो रत्न की भूमिका निभाता है और ये 5 ज्ञानेंद्रियों का प्रतीक है। सो 5 कर्मेंद्रियां, पंच पल्लव, 5 ज्ञानेंद्रियां, पंच रत्न और पंच तत्वों से बना ये शरीर और पंच तत्वों से बना ये कलश। उसके बाद कलश की एक और विशेषता है कि कलश में पंच मंगल द्रव्य भी डाले जाते हैं। हल्दी, सुपारी, दुर्वा, रोरी, अक्षत, पुष्प, ये सारे पंच मंगल द्रव्य हैं। और ये पंच मंगल द्रव्य ही हमारे जीवन के पंच प्राण के प्रतीक हैं। पंच प्राण अपान, समान, व्यान, उदान, ये पंच प्राण ही हमारे शरीर को सक्रिय करते हैं। ये पंच प्राण ही हमें ऊर्जा देते हैं। ये बात मैं आपसे इसलिए बता रहा हूं ताकि ये धारणा एकदम पुष्ट हो जाए कि कलश में और मानव देह में कोई अंतर नहीं है। इस तरीके से उसके पंच मंगल द्रव्य पंच प्राण के प्रतीक हैं, पंच पल्लव पंच कर्मेंद्रियों के प्रतीक हैं, पंच रत्न पंच ज्ञानेंद्रियों के प्रतीक हैं और पंच तत्वों से बना कलश पंच तत्व से बने शरीर का प्रतीक है, तन का प्रतीक है। ये सब मिलाकर के शरीर में प्राण सक्रिय होता है और हम जीवित माने जाते हैं। इनमें से किसी एक का अभाव हो जाए तो हमारा जीवन संभव नहीं है। पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच प्राण, पंच तत्व, ये सभी जीवन के मूलभूत आधार हैं और इन्हीं मूलभूत तत्वों से कलश का भी निर्माण होता है। और उसके बाद जब इतनी प्रक्रिया पूरी हो जाए तब कलश के ऊपर नारियल की स्थापना होती है। नारियल साथियों मस्तिष्क का प्रतीक है, यानी तन तब तक बेकार है जब तक उस तन का नियंत्रण उसके मन और मस्तिष्क के हाथ में ना हो। बिना मन के क्या तन कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। हमारा मन होगा तभी तो हम यहां बैठ के बोलेंगे। आपका मन है तभी तो आप सुन रहे हैं। आपका मन हुआ तभी तो आप कलश यात्रा में गए। और मन होता ही नहीं तो फिर तन करता क्या? तन मन के अधीन है। कलश जब तक बिना नारियल के है तब तक उसके प्रति वो दिव्य भाव नहीं आता, लेकिन जब उसके ऊपर नारियल की स्थापना हो जाए तो लगता है कि ये कोई शुभ वस्तु है। उसके प्रति फिर व्यक्ति के भाव बदल जाते हैं। उसी प्रकार जिसका मस्तिष्क ठीक हो, मन ठीक हो, उस तन के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ जाती है। पर जो मन मस्तिष्क ठीक जिसका ना हो, उसका तन कितना भी कीमती हो, कितना भी सुंदर हो, उसके तन पर कितने भी आभूषण सजे हों, उस तन को कोई सम्मान नहीं देता। स्वस्थ तन में ही स्वच्छ मन का वास है और स्वच्छ मन से ही स्वस्थ तन रखा जा सकता है। इसलिए वो नारियल मन का, मस्तिष्क का प्रतीक है। और वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो जैसे नारियल बहुत कठोर है, उसी प्रकार शरीर में सबसे अधिक कठोर अंग मस्तिष्क को ही माना गया है। जब कोई चिता को अग्नि देता है तो शरीर के बाकी अंग तुरंत जल करके मिट जाते हैं, पर मस्तिष्क की हड्डियों को पीट पीट करके जलाना पड़ता है। और वो वहां पर जो ये क्रम करता है वो बार बार बांस के डंडे से मस्तिष्क को पीटता है, तोड़ता है। सबसे कठोर भाग है। और कलश का भी सबसे कठोर भाग नारियल ही है। कलश के ऊपर नारियल है, उसी प्रकार शरीर के ऊपर मस्तिष्क है।
और आपने एक ध्यान दिया होगा कि नारियल बाहर से जितना कठोर है अंदर से उतना ही नरम है। मस्तिष्क बाहर से जितना कठोर हो अंदर से उतना ही वो कोमल है। कहीं उसके कोमल भाग पर हल्की सी चोट लग जाए तो व्यक्ति वेंटिलेटर पर चला जाता है। एक और समानता मिलती है, आप नारियल फोड़े तो उसमें से जल निकलता है, और वैज्ञानिक ये कहते हैं कि मस्तिष्क में 71% पानी है। जल सबसे अधिक मात्रा में हमारे मस्तिष्क में ही है। वो रक्त के रूप में, वो द्रव के रूप में उसमें विद्यमान है। सो इस दृष्टि से भी नारियल मस्तिष्क का ही प्रतीक जान पड़ता है। और नारियल के रेशे हमारे मस्तिष्क के ऊपर उगे हुए बाल के समान हैं। और आप नारियल को छील करके देखिए तो उसमें 3 सुंदर सुंदर बिंदु प्रतीत होते हैं। वो 3 बिंदु ही त्रिगुणात्मक का प्रतीक है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। वो 3 बिंदु ही हमारे भीतर के विवेक का प्रतीक है, तीसरे नेत्र का प्रतीक है, आज्ञा चक्र का प्रतीक है। अब एक महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग नारियल पर तिलक लगाते हैं, उसी प्रकार अपने शरीर पर भी तिलक अगर कहीं लगता है तो वो मस्तक और मस्तिष्क पर ही लगता है। पर नारियल में एक क्रम और जुड़ता है, उसे रक्षा सूत्र से बांधा जाता है। रक्षा सूत्र अनुशासन का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, वस्त्र का प्रतीक है। सो हमारा मस्तिष्क मर्यादित और अनुशासित होना चाहिए। अनुशासित और मर्यादित मस्तिष्क ही दैवीय गुणों को धारण कर सकता है। इसलिए ये पूरा कलश हमारे इसी तन, इसी मन का प्रतीक है। जय एक बात और, कलश का पूजन न हुआ हो, उसमें देव शक्तियों का आवाहन न हुआ हो, तो वो कलश कहीं उल्टा रखा हो, गिरा हुआ हो, नारियल बिगड़ा हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती। पर जब उसमें देवताओं का आवाहन हो जाए और उसको सजा करके रखा जाए, तब उसको स्पर्श करने से भी लोगों को संकोच होता है। कारण यह है कि उसमें देव शक्तियों का आवाहन हो गया, उसमें चेतना का प्रवेश हो गया। उसी प्रकार जब तक पूजन न हो, जब तक आवाहन न हो, तब तक वो कलश चेतना विहीन है। और जैसे ही ये सारा क्रम पूरा हो जाए, उसी क्षण वो चेतना से भर जाता है, तो फिर उसकी लोग पूजा करते हैं। और हम सबके शरीर में भी जब तक चेतना ना हो तब तक वो शरीर तुच्छ है, बेकार है, अशुद्ध है, अपवित्र है। पर जब उस शरीर में चेतना का प्रवेश हो तो वो शरीर पूजनीय बन जाता है, वंदनीय बन जाता है। उस शरीर की लोग सेवा करते हैं, उसकी साफ सफाई, स्वच्छता, पवित्रता का भरपूर ध्यान रखते हैं। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि जिस कलश को आप लेकर के आए वो केवल मिट्टी का बर्तन मात्र नहीं है, उसमें बहुत बड़ा विज्ञान है। हो सकता है कोई और अधिक ज्ञानी हो तो वो इसकी विवेचना और ऊंची कर सके, पर हमारी बुद्धि में जितनी सी बात आई वो यही आई कि वास्तव में ये कलश हमारे तन का, हमारे मन का और हमारी चेतना का, हमारी आत्मा का प्रतीक है। और हमारा पूरा जीवन तन, मन और आत्मा, इन तीनों से मिलकर के ही चलता है। इसमें किसी एक का अभाव हो जाए तो ये जीवन वहीं उसी क्षण रुक जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। आत्मा छोड़ करके चली जाए, तन और मन निष्क्रिय हो जाएंगे। आत्मा हो पर तन रोगी हो और मन भोगी हो तो भी आत्मा कलुषित हो जाती है। और आत्मा भी हो, मन भी शुद्ध हो, पर केवल तन अगर रोगी हो जाए या कोई अंग भंग हो जाए तो भी जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए साथियों, ये कलश पूजन, ये कलश यात्रा हमें अपने जीवन के इन 3 मुख्य घटकों को केंद्र में रख करके जीवन को आगे बढ़ाने की बात करती है। यानी हमारा तन भी स्वस्थ, सुंदर बने और मन भी श्रेष्ठ, स्वच्छ बने और हमारी आत्मा भी उत्कृष्ट बने। हमारे आत्मा में भगवान का प्रकाश हो, दिव्यता का, तेजस्विता का संचार हो, तो साथियों हमारा जीवन धन्य बन जाएगा। अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा कलश से ही मिलती है। और जहां ऐसा दिव्य कलश हो वहां साथियों निस्संदेह वसंत आ ही जाता है।
वहाँ उल्लास, वहाँ उमंग, वहाँ उत्साह आ ही जाता है। आदरणीय ताई संचालन कर रही थी और यहाँ की भाषा में कर रही थी, तो हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आया, पर एक बात उसमें अवश्य समझ में आई कि वसंत मंझे उल्लास, मंझे मतलब ही होगा, हमने ये अनुमान लगा लिया। और उन्होंने वसंत की जो व्याख्या की कि ये उल्लास का प्रतीक है, ये उत्साह का प्रतीक है, ये उमंग का प्रतीक है, ये सौंदर्य का प्रतीक है। और ये सब कुछ हमें कलश के रूप में देखने को मिलता है। कोई महिला, कोई नारी शक्ति कलश को धारण कर ले तो फिर उसके भीतर उत्साह का अनुभव होता है कि नहीं होता? आपको कोई ऐसे ही 2-4 किलोमीटर टहलने को कह दे तो मन करेगा, लेकिन जब आपके शीश पर कलश आ गया तो न जाने कहां से उत्साह आ गया, न जाने कहां से उमंग आ गई। और आप टहल करके आए और आकर के यहां बैठे, अभी भी चेहरे पर वैसी ही प्रसन्नता, वैसी ही मुस्कान है। और अगर घर वाले कहीं बाजार भेज दें सामान ले आने के लिए, जितना भारी कलश है उतना ही भारी सामान सिर पे लाद के ले आना हो तो आदमी की खोपड़ी गर्म रहती है। पर यहां कलश लेकर के आप आए, आकर के बैठे और आपका मस्तिष्क एकदम शीतल है, शांत है, आपके जीवन में उत्साह है, उमंग है, प्रसन्नता है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कि उन्होंने एक और बात कह दी कि कलश वसंत मतलब सौंदर्य। आपने कलश धारण कर लिया तो इससे श्रेष्ठ सौंदर्य का दृश्य और कहां देखने को मिलेगा? एक भी प्राणी यहां ऐसा नहीं है जो देखने में सुंदर न लग रहा हो। शरीर के भाव से मैं नहीं कहता, सजावट के भाव से भी नहीं कहता, पर जब पीत वस्त्र धारण कर लेते हैं और शीश पर कलश आ जाता है तो स्वाभाविक रूप से हमारे भीतर का आध्यात्मिक सौंदर्य उभर जाता है। और फिर वो उत्साह, वो उल्लास, वो उमंग हमारे जीवन में सहज ही प्रवेश कर जाता है। उसके लिए फिर प्रयास नहीं करना पड़ता। लोग आज उत्साहित होने के लिए मोटिवेशनल स्पीचेस सुनते हैं, पर हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता कि आपको कोई स्पीच सुनने की आवश्यकता नहीं। आपने शीश पर कलश धारण किया, आपके अंदर अपने आप उत्साह आ गया। उत्साह मतलब पॉजिटिविटी, उत्साह मतलब आपका सक्रिय हो जाना। और लोग मोटिवेटेड होने के लिए कहां कहां कौन कौन से सेशन ज्वाइन करने चले जाते हैं। मैं तो उनसे कहता हूं वो भारतीय संस्कृति से जुड़े, कलश यात्रा में आए, अपने आप वो मोटिवेट हो जाएंगे, अपने आप उनको उत्साहित होने के लिए सौभाग्य मिल जाएगा। तो उत्साह, उल्लास, उमंग, ये सब कुछ आपको आज वरदान के रूप में प्राप्त हो गया। इसलिए आप सब बहुत बहुत भाग्यशाली हैं जिन लोगों ने आज कलश यात्रा में अपनी भूमिका निभाई है। उनको उत्साह के लिए, उमंग के लिए न किसी मोटिवेशनल स्पीच की जरूरत है, न किसी कॉमेडी सर्कस की जरूरत है, ना ही किसी के साथ मूड चेंज करने की जरूरत है। आपको वो सब कुछ मिल गया जिसके लिए दुनिया बेचैन है, परेशान है, जिसके लिए लोग व्यथित हैं, बड़ा प्रयास करते हैं। उसी उत्साह, उसी उमंग को पाने के लिए कोई हिल स्टेशन जा रहा है, कोई पिकनिक जा रहा है, कोई पार्क में जा रहा है, कोई पार्टी कर रहा है, नाना प्रकार के उपक्रम लोग अपनाते हैं। फिर जब घर लौट के आते हैं तो उनकी मनोदशा फिर वैसी ही हो जाती है। लेकिन जब कलश धारण करके आप यहाँ आ रहे हैं और घर भी जाएंगे तो ये उल्लास, ये उत्साह, ये उमंग इस बात का प्रमाण हो रहा है। और फिर आपके शरीर पर विद्यमान ये पीत वस्त्र, आपने बाकी दिनों में कदाचित पीले रंग के कपड़े न पहने हो, पर आज ही क्यों पहना और आज ही कलश यात्रा में आप क्यों सम्मिलित हुए? तो कहते हैं साहब, वसंत मतलब खिले हुए पीले रंग के पुष्प, ये वसंत के प्रतीक हैं। और साथियों, आज आप सब भी पीत वस्त्र में वसंत के खिले हुए सरसों के पुष्प के समान लग रहे हैं। और इस प्रांगण का ये दिव्य वातावरण ये इस बात का संकेत कर रहा है कि हमारे जीवन में वसंत का आगमन हो गया है। वही उत्साह, वही उल्लास।